हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चंस देखे थे एनसीईआरटी के जो मैग्नेटिक फील्ड के चैप्टर्स के थे। नाउ आज हमें क्या देखना था, हम उसके आगे के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। सो आई लवीना कुमावत वेलकमिंग यू ऑल एट स्कोर शाला। एंड बिल्कुल नहीं सोचना है कि हम आधे क्वेश्चंस करेंगे, नो। हम चैप्टर के जो एक्सरसाइज वाला पार्ट है वो भी कंप्लीट करने वाले हैं और चैप्टर के जो बीच के क्वेश्चंस है वो भी हम आज कंप्लीट करने वाले हैं। कुछ क्वेश्चंस हमने कर दिया, इवन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हमने कर दिए हैं और कुछ रिमेनिंग क्वेश्चंस जो है वो हम आज यहाँ पर करने वाले हैं। चलिए सो हम स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चंस की सीरीज से। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, फर्स्ट इन द सेंस कि आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। भाई फर्स्ट क्वेश्चन तो हो नहीं सकता, ऑलरेडी वी हैव डन 13 क्वेश्चंस, सो फर्स्ट कैसे हो सकता है? दिस इज 14th क्वेश्चन। लेकिन हमारे लिए तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट द रूल टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ आपको रूल्स बताने हैं इनकी डायरेक्शन के लिए। अब किस किस की डायरेक्शन के लिए है तो देख लीजिए। भाई हमें पता है फोर्स की डायरेक्शन के लिए क्या होता है, एक अलग रूल था। करंट की डायरेक्शन के लिए अलग रूल था और भी बहुत सारे थे। चलिए सो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के लिए तो और ही अलग रूल था। सो इनकी डायरेक्शन आपको बतानी है किसकी। फर्स्ट वन इज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड अराउंड अ स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट। करंट कैरिंग कंडक्टर है, कंडक्टर है जिसके अंदर करंट कैरी हो रही है। ठीक है, आपको क्या बताना है? मैग्नेटिक फील्ड जिस एक स्ट्रेट कंडक्टर है हमारे पास, मतलब एक स्ट्रेट कंडक्टर ये रहा हमारे पास में। इसके चारों ओर आपको बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो बन रही है उसकी डायरेक्शन आप कैसे पता करने वाले हो। तो उसकी डायरेक्शन तो बहुत इजी है, ये याद है थंब रूल। एक मैक्सवेल का हमने एक थंब रूल पढ़ा था। देखो क्या बोला, मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल। मैक्सवेल का राइट हैंड का थंब रूल हमने पढ़ा था कि राइट हैंड जो है इसका ये जो थंब है ये क्या बताएगा, ये करंट कैरिंग कंडक्टर को बताएगा। लेकिन करंट की डायरेक्शन अगर इस तरफ है, ये करंट की डायरेक्शन को बताने वाला है कि करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर करंट की डायरेक्शन किस तरफ है। अगर करंट की डायरेक्शन अपवर्ड्स के अंदर है दैट मीन्स कि क्या होगा, ये इस तरह से फ्लो करेगा। मतलब कुल मिला के यही है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में होती है। लेकिन किस तरफ, क्या वो एंटी क्लॉकवाइज होती है, क्या वो क्लॉकवाइज होती है, बस वही बताना है। सो करंट कैरिंग कंडक्टर जो है, स्ट्रेट कंडक्टर जो है, अगर उसके अंदर हमारी करंट ऊपर की तरफ जाएगी, अपवर्ड में जाएगी, दैट मीन्स कि इस तरह से मैक्सवेल का जो राइट हैंड रूल है इसके हिसाब से इस तरह से हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो जाने वाली है। अगर नीचे की तरफ है करंट, दैट मीन्स क्या होगा, नीचे की तरफ जाओ तो ये इस तरह से हमारी करंट फ्लो की जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन होने वाली है। ठीक है, चलिए सेकेंड वन इज force experienced by a current carrying straight conductor placed in a magnetic field which is perpendicular to it। फोर्स के बारे में बताना है तो फोर्स को बताया था, फोर्स को एफ से याद करवाया था। फोर्स से एफ मतलब कि फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग का हमने पहले लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा था, तो हम हमेशा पहले किसकी बात करेंगे, लेफ्ट हैंड रूल की बात करेंगे। एफ एफ को मिलाएंगे भी किससे, पहले वाले से मिलाएंगे। मतलब कि फोर्स की डायरेक्शन अगर आपको पता करनी है तो फ्लेमिंग का कौन सा रूल लगाना है, लेफ्ट हैंड रूल लगाना है। ये लेफ्ट हैंड है, फ्लेमिंग का रूल यही होता है। ये हमारी हो गई मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये हमारी करंट की डायरेक्शन है जो कि हमें गिवन होगी। लेकिन हमें क्या पता करना होगा, फोर्स की डायरेक्शन पता करना होगा। ठीक है, चलिए नाउ जो इलेक्ट्रिक मोटर में हमने किया था ना फ्लेमिंग से, इससे ताकि हमें फोर्स की डायरेक्शन पता चले, बस वही है। फोर्स जहां पर आ जाए वहां फ्लेमिंग का कौन सा रूल होगा, लेफ्ट हैंड रूल होगा। नाउ द लास्ट थिंग इज करंट इंड्यूस्ड इन अ कॉइल। इंडक्शन, इंडक्शन वाली चीज है। इंड्यूस्ड करंट जो है, जो करंट प्रोड्यूस हुई थी किससे हुई थी, बिना पावर सप्लाई की करंट प्रोड्यूस हुई थी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। सो करंट इंड्यूस्ड इन अ कॉइल ड्यू टू इट्स रोटेशन इन अ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के उसके रोटेशन की वजह से ही क्या होगा, कॉइल के रोटेशन की वजह से क्या होगा, एक करंट इंड्यूस होगी और उस करंट की आपको क्या बतानी है, डायरेक्शन बतानी है। दैट मीन्स कि फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल यूज करना है। राइट हैंड का मतलब क्या होगा, ये हमारे फोर्स की डायरेक्शन हमें गिवन होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमें गिवन होगी, हमें क्या पता करना होगा, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन। मतलब कि ये जो मिडिल फिंगर है ये आपको रिप्रेजेंट करेगी इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन, तो इससे हम पता कर लेंगे इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन। चलिए सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज explain the underlying principle and working of an electric generator by drawing a label diagram. What is the function of brushes? So हमें क्या बताना है, द प्रिंसिपल, द वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शन नहीं दिया फिर भी हम बता देंगे, और लेबल डायग्राम बताना है, और ये बताना है कि जो ब्रशेस होते हैं उनका यूज क्या होता है। तो ब्रशेस का यूज क्या होता है, यू नो वेरी वेल कि जब हम रिंग्स की बात करते हैं, रिंग्स के पास एक ब्रशेस लगे होते हैं। रिंग्स के पास ब्रशेस क्या काम करते हैं कि भाई जब आपका जो करंट कैरिंग कंडक्टर है, मतलब जो रेक्टेंगुलर कॉइल थी, जब वो घूमेगी, रेक्टेंगुलर कॉइल घूमेगी तो डेफिनेटली हमारा वो सर्किट घूम जाना चाहिए था। लेकिन वो सर्किट क्यों नहीं घूमता, बिकॉज ऑफ द ब्रशेस। इन ब्रशेस की वजह से हमारा वो सर्किट नहीं घूमता है। घूमेगा तो सिर्फ कौन घूमेगा, ये जो हमारे स्प्लिट रिंग्स होती है या जो स्लिप रिंग्स है सिर्फ वही घूमती है।
लेकिन ब्रशेस क्या करते हैं, ब्रशेस होल्ड करके रखते हैं उस सर्किट को, जो एक्सटर्नल सर्किट है, ब्रशेस उसको होल्ड करके रखेंगे और उसको घूमने नहीं देंगे, उसको घूमने की परमिशन बिल्कुल भी नहीं देंगे। चलिए, हम बात कर लेते हैं सबसे पहले प्रिंसिपल की। द प्रिंसिपल वाज, व्हाट वाज द प्रिंसिपल इन इलेक्ट्रिक जनरेटर? तो इलेक्ट्रिक जनरेटर का जो प्रिंसिपल था वो क्या था, वो था ईएमआई। इलेक्ट्रिक जनरेटर ईएमआई याद रख लो, इलेक्ट्रिक जनरेटर है, ईएमआई भले ही भरे ना भरे लेकिन ये ईएमआई पे काम जरूर करता है। इलेक्ट्रिक जनरेटर काम करता है हमारा ईएमआई पे। ईएमआई मींस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, भाई जनरेटर का मतलब क्या होता है? जनरेटर का मतलब होता है इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करना, इलेक्ट्रिक करंट को बनाना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में भी हम क्या कर रहे हैं, एक करंट को इंड्यूस कर रहे हैं, एक करंट को बना रहे हैं, तो दोनों का जब काम सेम है, दैट मीन्स कि इलेक्ट्रिक जनरेटर किस पे काम करता है, ईएमआई पे काम करता है। सो इट इज द प्रिंसिपल ऑफ EMI phenomenon, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक phenomenon is the principle of electric generator. Now its label diagram, its label diagram कैसे होगा? तो भाई ये डायग्राम हमको बहुत अच्छे से पता है। ये डायग्राम हम कैसे भूल सकते हैं? मोटर का भी सिमिलर सा ही कुछ है कि हमारे पास पहले क्या होनी चाहिए, दो फील्ड मैग्नेट्स होनी चाहिए। सबसे पहली चीज है हमारे पास क्या होनी चाहिए, फील्ड मैग्नेट्स होनी चाहिए। इन फील्ड मैग्नेट्स के बाद में क्या चाहिए होता है आपको, तो फील्ड मैग्नेट्स के बाद में सेंटर के अंदर होती है हमारी एक रेक्टेंगुलर कॉइल। रेक्टेंगुलर कॉइल को हम क्या कहते हैं, तो इस रेक्टेंगुलर कॉइल को हम कहते हैं आर्मेचर। रेक्टेंगुलर कॉइल को हम क्या कहते हैं, इट इज आर्मेचर। इस रेक्टेंगुलर कॉइल को नाम भी देना है, इट इज ABCD। ठीक है, ये हो गया हमारा आर्मेचर। उसके बाद क्या करना है, तो इसके बाद हमें ये देखना है कि भाई हमारे पास यहाँ पर क्या लगानी है, स्लिप रिंग्स लगानी है। यहाँ पर क्या लगानी है, स्लिप रिंग्स आपको लगानी है। वो स्लिप रिंग्स क्यों लगानी है, सो दैट कि आपका जो ये जो आपका करंट कैरिंग कॉइल है ये इजीली घूम सके। ठीक है, अगर ये घूमेगा तो इसको इजीली घूमने के लिए भी तो कुछ चाहिए ना, स्लिप रिंग्स के साथ में ये घूमेगा, सो दैट कि ब्रशेस जो है वो उसको होल्ड करके रखेंगे सर्किट को, और ये घूमने के लिए कौन हेल्प कर देगा, स्लिप रिंग्स हेल्प कर देंगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लगानी है, स्लिप रिंग्स आपको लगानी है। स्लिप रिंग्स के साथ में आप यहाँ क्या अटैच कर देंगे, कार्बन ब्रशेस अटैच करेंगे। कार्बन ब्रशेस क्यों अटैच करेंगे, तो भाई कार्बन ब्रशेस की वजह से ही तो ये सर्किट जो है आपका एक्सटर्नल सर्किट वो एज इट इज रहेगा, वो चेंज नहीं होने वाला है। चलिए, उसके बाद देखो क्या करना है, उसके बाद हमें यहाँ पर अटैच करना है एक गैल्वेनोमीटर। एक गैल्वेनोमीटर क्यों अटैच करना है, तो गैल्वेनोमीटर को अटैच क्यों करेंगे, भाई जब हम करंट की बात कर रहे हैं, एक करंट के इंडक्शन की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स कि हमें क्या करना पड़ेगा, करंट के इंडक्शन की बात करोगे तो फिर ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर होना चाहिए। करंट इंड्यूस होगी, हमें कैसे पता चलेगा, बिकॉज ऑफ द डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर। जब गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होगा तभी तो हमें पता चलेगा कि अच्छा हाँ इसके अंदर करंट जो है वो फ्लो हो रही है, अदरवाइज हमें नहीं पता चल सकता। सो हम लगा देंगे गैल्वेनोमीटर। ठीक है, इतनी बात हमें क्लियर हो चुकी है। ठीक है, नाउ इट्स वर्किंग। वर्किंग क्या होती है इसकी, तो वर्किंग के अंदर जब आप एक्सल को अटैच कर देते हो दो रिंग से जो कि रोटेट करेगा सच दैट द आर्म्स AB मूव्स अप एंड द आर्म CD मूव्स डाउन। AB जो है वो ऊपर की तरफ मूव करेगा, CD जो है वो डाउनवर्ड्स में मूव करेगा। भाई ये जो मूवमेंट होगा इसका वो इस तरह से होने वाला है। ठीक है, मूवमेंट जो होगा इस सर्कुलर रेक्टेंगुलर कॉइल का वो इस तरह से होने वाला है, ये ऐसे की तरफ होगा। क्यों होगा ऐसे, भाई हमें पता है ना कि ये जो हमारा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड के अलावा हमें फोर्स पता होना चाहिए, तो हमें पता है कि जो ये AB वाला पार्ट है ये अपवर्ड में जाएगा, CD वाला पार्ट जो है वो डाउनवर्ड में जाएगा, तो डेफिनेटली ये इस तरह से ही तो मूव कर रहा है। तो ये देखो इस तरह से मूव कर गया ये। जब ये इस तरह से मूव कर रहा है तो हमें पता करना है द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन किससे पता करते हैं, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन कैसे पता करेंगे हम, द राइट हैंड रूल ऑफ फ्लेमिंग। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से पता करना है। तो देखो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल यही होता है, हमारी इंड्यूस्ड करंट यहाँ होती है जिससे जो कि हमें पता करना है। ये होता है हमारा मैग्नेटिक फील्ड, ये होता है हमारा फोर्स। सो द मैग्नेटिक फील्ड, देखो मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है इस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड अगर इस तरफ जा रहा है, आपके फोर्स की डायरेक्शन अगर ऊपर की तरफ है, देखो मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है इस तरफ, फोर्स की डायरेक्शन है ऊपर की तरफ, दैट मीन्स करंट किस तरफ जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा। दैट मीन्स करंट कहाँ हो गया, A to B हो गया। जो इंड्यूस्ड करंट है वो A to B जाने वाला है। A to B के बाद देखो हो जाएगा B to C, दे जाएगा C to D, और C to D के बाद आ जाएगा ये R1 के पास आ जाएगा, B2 के पास आ जाएगा, और उसके बाद फिर ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, सॉरी R2 के पास जाएगा, B2 के पास जाएगा, B2 से जाएगा R2 के पास, R2 से ये फिर आगे चला जाएगा। सो हुआ क्या, ये जो आपकी कॉइल है, ये कॉइल जो है वो घूम जाएगी, इस तरफ हो जाएगी। मतलब पहले कॉइल अगर ऐसे थी तो क्या होगा, अब जो कॉइल है वो घूमकर ऐसे हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, तो पहले जो कॉइल थी वो अगर सपोज हमारी ऐसे थी, ठीक है, ये कॉइल अगर ऐसे थी तो AB यहाँ था, CD यहाँ था,
जब हम बोल रहे हैं कि अपवर्ड में यहाँ फोर्स लगेगा, अपवर्ड में यहाँ फोर्स लगेगा डाउनवर्ड्स में, तो यहाँ अपवर्ड में डाउनवर्ड्स में फोर्स लगा तो देखो ये ऐसे हो गया। जैसे ही इस तरह से होगा मतलब कि ये जो R1 R2 है ये भी घूम जाएंगे, R1 R2 भी घूमेंगे। उसके बाद देखो क्या होगा, फिर से एक और फोर्स, फिर से हम चेक करेंगे डायरेक्शन ऑफ करंट एंड फोर्स। अब देखो फोर्स तो फिर वही लगने वाला है, ऑब्वियस सी बात है। जब ये यहाँ था, ठीक है, सॉरी, जब ये यहाँ था, यहाँ से घूम के अगर यहाँ आ चुका है तो डेफिनेटली एक बार फिर ये और घूमेगा। जब ये एक बार फिर ये और घूमेगा तो अगेन हम क्या चेक करेंगे, उसकी डायरेक्शन चेक करेंगे। तो उसको अगर डिटेल में अगर आपको पढ़ना है तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक जनरेटर का जो एक सेपरेट वीडियो है उसको आपको देखना है। अभी मैं आपको सिर्फ एक शॉर्ट में आइडिया दे रही हूँ, बिकॉज वी आर डूइंग जस्ट क्वेश्चंस, वी आर नॉट डूइंग द टॉपिक। सो अगर आपको इलेक्ट्रिक जनरेटर के बारे में प्रॉपर वे में पढ़ना है, अच्छे से डिटेल में पढ़ना है, तो हमें देखना है इलेक्ट्रिक जनरेटर के लिए जो एक सेपरेट वीडियो है वो। यहाँ हम सिर्फ इतना देखेंगे कि भाई ए बी जो है वो सी डी की तरफ मूव कर गया, सी डी जो है वो डाउनवर्ड्स में मूव कर जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, ये मूव हो गया। हाफ रोटेशन के बाद क्या होने वाला है, तो हाफ रोटेशन के बाद में जो करंट है वो फिर से चेंज होने वाली है। फिर से हमें वही है, डायरेक्शन चेक करनी पड़ेगी इसकी, और डायरेक्शन चेक करने के बाद में फिर ये घूम जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें इसकी वर्किंग भी लिखनी है। देखो वर्किंग के सारे आपको प्रोसेस लिखना है, कंप्लीट प्रोसेस आपको लिखना पड़ेगा वर्किंग का एग्जाम के अंदर। जैसे ही आपके एग्जाम में आता है ये पूरी की पूरी वर्किंग प्रॉपर लिखनी है कि कब ये क्लॉकवाइज जा रहा है, कब ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, कब जो है वो कॉइल किस तरफ घूम रही है, हाफ रोटेशन के बाद किस तरह से क्या चीज चेंज हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो रही है या फिर नहीं हो रही है, अगर हो रही है तो क्यों हो रही है, नहीं हो रही है तो क्यों नहीं हो रही है। भाई डायरेक्ट करंट, अल्टरनेटिंग करंट के पढ़ाते टाइम पे या एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर पढ़ाते टाइम पे बताया था कि क्यों डायरेक्शन चेंज हो रही है, क्यों नहीं हो रही है। ये सारा का सारा पार्ट आपको लिखना है। अब एक्सटर्नल सर्किट क्या होता है, इंटरनल सर्किट क्या होता है, ये तो आपको पता चल ही गया होगा कि ये जो पार्ट है ये होता है हमारा एक्सटर्नल सर्किट, बाकी सारा क्या होता है, इंटरनल सर्किट होता है। चलिए, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन डज एन इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट अकर। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बार हम कर चुके हैं। एक इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट जो होता है वो कब होता है, तो इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट कब होगा, जब एक लाइव वायर और एक जो न्यूट्रल वायर है, भाई हमारा ये हो गया एक लाइव वायर, ये हो गया हमारा एक न्यूट्रल वायर, दोनों ही वायर के अंदर क्या होने वाला है, दोनों ही वायर की जो ये आउट प्लास्टिक की कवरिंग है, जो ये इंसुलेटिंग कवरिंग है, मे बी अगर ये हट जाती है किसी भी रीजन से, अगर ये हट जाती है, हो सकता है वायर पुराना हो गया, हो सकता है कहीं हीट ज्यादा हो रही थी इस वजह से ये मेल्ट हो गया, या किसी अदर रीजन से अगर ये प्लास्टिक कवरिंग जो है हट जाती है, तो उस प्लास्टिक कवरिंग के हटने के बाद क्या होगा, जो अंदर का जो वायर है, जो कॉपर वायर है वो ओपन हो जाएगा, और ये शॉर्ट जो लाइव वायर और जो आपका न्यूट्रल वायर है दोनों ही एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कनेक्ट हो जाएंगे। तो हो सकता है ना कनेक्ट हमारे, तो कई बार जो स्विचेस होते हैं हमारे उस बोर्ड को एक बार खोल के देखना, घर वाला मत खोलना, मम्मी मारेगी पकड़ के, खुला अगर मिल जाए तो देखना पीछे बहुत सारे वायर्स लगे होते हैं, उन बहुत सारे वायर्स में एक होता है हमारा रेड कलर का वायर, एक होता है ब्लैक कलर का वायर, और एक होता है हमारे ग्रीन कलर का वायर। तो ग्रीन कलर का वायर तो क्या होता है, अर्थिंग वायर होता है। ठीक है, अर्थिंग वायर है, इसको इन दोनों से मतलब ही नहीं है। अब ये जो आपका रेड वायर है ये क्या है, ये लाइव वायर है। ये लाइव वायर क्या काम करेगा, आपकी करंट को लेकर आने का काम करेगा, और ये जो न्यूट्रल वायर है, ब्लैक कलर वाला जो न्यूट्रल वायर है, ये करंट को लेकर जाने का काम करेगा। मतलब लाइव वायर होता है पॉजिटिव, और जो आपका न्यूट्रल वायर होता है वो होता है नेगेटिव। न्यूट्रल वायर के पास में वोल्टेज कितना है, 0 वोल्ट। आपका लाइव वायर के पास में वोल्टेज कितना है, 220 वोल्ट है। नाउ अगर लाइव वायर के पास में 220 वोल्ट है और जो न्यूट्रल वायर है उसके पास अगर 0 वोल्ट है, तो क्या होगा, जैसे ही दोनों कनेक्ट हो जाएंगे, जैसे ही दोनों कनेक्शन में आ जाएंगे, कनेक्शन में आते ही क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा। उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, ये डिफरेंस आपको नजर आ रहा है, ह्यूज डिफरेंस है, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। इस डिफरेंस की वजह से ही जो करंट है, इलेक्ट्रिक करंट है, वो बहुत हैवीली इंक्रीज होगी, और इतना हैवीली इंक्रीज होगी कि शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, और शॉर्ट सर्किट की वजह से क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग जाएगी। सो सिंपल है, लाइव वायर और न्यूट्रल वायर जब कांटेक्ट में आ जाते हैं, एनी रीजन, किसी भी रीजन से आ सकते हैं, किसी भी रीजन से अगर ये दोनों कांटेक्ट में आते हैं, दैट मींस इट इज शॉर्ट सर्किट। एंड इस शॉर्ट सर्किट से क्या हो सकता है, तो है, जो करंट होती है बहुत ज्यादा हैवीली इंक्रीज होगी, इतना हैवीली इंक्रीज होगी कि हीटिंग इफेक्ट बहुत ज्यादा हो जाएगा, और हीट बहुत ज्यादा होने की वजह से क्या होगा, कई बार होता है कि आग भी लग सकती है। सो if either the insulation of wire used in an electric circuit is damaged or there is a fault in the appliance, live wire and neutral wire may come in direct contact. हो सकता है कि direct contact में आ जाए. As a result, the current in the circuit abruptly rises and short circuit occurs. ठीक है? So I hope कि short circuit आपको clear हो गया होगा. Now, what is the function of an earth wire? Why is it necessary to earth metallic appliances? So जैसे कि अभी हम बोल रहे थे
कि अर्थिंग वायर का वहाँ कोई काम नहीं है, ग्रीन कलर का वायर जो है वो शॉर्ट सर्किट से बहुत दूर है, उसको उन सबसे कोई मतलब नहीं है, तो फिर भाई अर्थिंग वायर का काम क्या होता है? तो ये जो ग्रीन कलर का वायर जो है, क्या ये हम फालतू में लगा देते हैं? बिल्कुल नहीं, ये हम एक्स्ट्रा में नहीं लगाते हैं। अर्थिंग वायर का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। वो इंपॉर्टेंट रोल क्या है, इसका फंक्शन क्या होता है अर्थिंग वायर का? तो जब भी सपोज हमारे पास एक ओवन है, उस ओवन के अंदर अगर हम कुछ बेक करना चाहते हैं और बाय चांस ऐसा हो गया कि इसके अंदर जो है वो करंट फैला हुआ है किसी रीजन से, उस जो आपका मेटालिक ओवन है उसके अंदर करंट फैला हुआ है, और जैसे आप उसको टच करोगे तो आपको तो कुछ और बेक करना था, तो बेक हम खुद ही हो जाएंगे, तो हमें करंट लग जाएगा, हमें करंट लगेगा तो बाल खड़े नहीं हो जाएंगे। तो वैसे उस करंट वो करंट ना लगे इसकी वजह से हम क्या करते हैं, अर्थिंग वायर लगाते हैं। अर्थिंग वायर क्या करेगा, हर एक मेटेलिक अप्लायंसेस में लगाया जाता है कि अगर उसके अंदर करंट फैल जाए तो वो सारा का सारा करंट जो है वो अर्थिंग वायर क्या करेगा, अपने आप के अंदर ले लेगा, और लेने के बाद वो किसको दे देगा, अर्थ को दे देगा। जैसे कि इसका नाम है अर्थिंग वायर, तो अर्थिंग वायर जो होता है वो ग्रीन कलर का ही होता है ना। ये जो ग्रीन कलर का वायर है ये क्या करेगा, सारा का सारा जो इलेक्ट्रिक करंट है जो मेटेलिक अप्लायंस के अंदर फैला हुआ है उसको कलेक्ट कर लेगा, और कलेक्ट करने के बाद में कहाँ दे देगा, अर्थ के अंदर दे देगा। उस अर्थ के अंदर वो सारा करंट चला गया, क्या अर्थ को कोई फर्क पड़ा? या अर्थ के ऊपर रहने वाले जो ऑर्गेनिज्म थे या हम थे या प्लांट्स है, क्या उनको करंट लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, वो इतनी बड़ी अर्थ है और छोटा सा अगर करंट चला जाए तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन वही करंट अगर हमें लग जाए तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। चलिए, so the metallic body of electrical appliances is connected to the earth by means of earth wire so that any leakage of electric current is transferred to the ground. This prevents any electric shock to the user. That is why earthing is of the electrical appliances is necessary. अर्थिंग जो होती है अप्लायंसेस की वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, जैसे कि आपने बताया, अगर कहीं से इलेक्ट्रिक करंट का लीकेज हो जाता है तो उस लीकेज से हमें करंट ना लगे, हमें शॉक ना लगे, उससे प्रिवेंट अगर करना है तो हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, अर्थिंग वायर यूज़ करना पड़ेगा, ताकि सारा का सारा करंट वो कलेक्ट करके किसको दे दे, ग्राउंड के अंदर ले जाए, अर्थ को दे दिया जाए, सो दैट कि किसी और को शॉक ना लगे, किसी भी ऑर्गेनिज्म को शॉक ना लगे। नाउ, why does a compass needle get deflected when brought near a bar magnet? जो कंपास की निडल होती है वो डिफ्लेक्ट क्यों कर जाती है जब हम उसको एक बार मैग्नेट के पास में रख देते हैं? ठीक है, क्यों कर जाती है? तो भाई जो मैग्नेटिक कंपास की निडल होती है और जो बार मैग्नेट होता है, दोनों के ही पास क्या होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। मतलब अगर हमारे पास में एक है निडल है, किसकी निडल है भाई, मैग्नेटिक कंपास की ये निडल है, ठीक है। एक हमारे पास है बार मैग्नेट, ये बार मैग्नेट है हमारा, दोनों के ही पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। इफ they brought near to each other, these magnetic fields interact each other giving deflection in needle. दोनों ही मैग्नेटिक फील्ड क्या करेंगे, एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे। क्यों करेंगे भाई, इसका जो है एक पर्टिकुलर, इसका सपोज ये इतना फील्ड है इसका, ठीक है, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है इतना है, इस मैग्नेटिक निडल का जो फील्ड है वो इतना सारा है। जब ये इतना है और इसका है इतना, तो देखो ये कुछ कॉमन पार्ट आया, ये जो इतना वाला ये जो कॉमन पार्ट आ रहा है ना, ये कॉमन पार्ट क्या है, इस कॉमन पार्ट का मतलब है कि दोनों ही जो मैग्नेट है, मतलब मैग्नेटिक निडल है और एक जो मैग्नेटिक हमारा मैग्नेट बार मैग्नेट है, दोनों के ही मैग्नेटिक फील्ड क्या करेंगे, एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे। उस इंटरेक्शन की वजह से एक फोर्स लगेगा जिसकी वजह से मैग्नेटिक निडल जो है वो डिफ्लेक्ट हो जाएगी। उस फोर्स की वजह से बार मैग्नेट डिफ्लेक्ट होना हो, हमारी जो मैग्नेटिक निडल है वो बहुत जल्दी डिफ्लेक्ट होने वाली है, बिकॉज वो तो बहुत इजीली पॉइंटेड होती है ना, वो तो ऐसे मतलब मान के चलो कि फ्रीली एक्सपेंडेड है, तो वो बहुत जल्दी जरा सा फोर्स लगते ही उसके ऊपर क्या होगा, वो घूमने लग जाएगी, वो रोटेट करने लग जाएगी और वो डिफ्लेक्शन को शो करेगी। तो क्यों किया उसने, इंटरेक्शन ऑफ टू मैग्नेटिक फील्ड्स। चलिए, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड द बार मैग्नेट। एक बार मैग्नेट के आसपास में आपको क्या बनाना है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनानी है। इट्स एक्चुअली वेरी इजी ना, बहुत इजी क्वेश्चन है ये तो, कुछ नहीं करना, सिर्फ एक बार मैग्नेट लेनी है, उसके आसपास में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनानी है। अब हमें तो पता है ना कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस तरह से बनती है, भाई एक हमारी बार मैग्नेट हो गई, यहाँ ले लिया हमने एन, यहाँ ले लिया एस, और हमें पता है कि बार मैग्नेट के अंदर या कोई भी मैग्नेट जो है उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो एन टू एस जाता है, नॉर्थ डायरेक्शन टू साउथ डायरेक्शन में जाएगा। सो नॉर्थ डायरेक्शन टू साउथ डायरेक्शन में अगर ये जा रहा है तो देखो इस तरह से बनेगा, नॉर्थ टू साउथ चला गया, इंटरेक्शन नहीं करवाना है वैसे इन दोनों का, कोई भी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो एक दूसरे से इंटरैक्ट नहीं करती है ना। देखो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, ये आउटर साइड में जा रही है, यहाँ से सॉरी ये इनर साइड में आ रही है, यहाँ से नॉर्थ से ये जा रही है आउटर साइड के अंदर। क्यों, नॉर्थ से ही तो जाती है हमारी सारी फील्ड लाइंस, और कहाँ जाके मिल जाती है, वो जाके मिल जाती है साउथ के अंदर।
तो देखो नॉर्थ टू, ये नॉर्थ, नॉर्थ से देखो आ रही है साउथ में जा रही है, नॉर्थ से आ रही है साउथ के अंदर जा रही है। तो बस हमें तो सिर्फ ये ड्रॉ ही करना है, ये तो बहुत ईजी है, इसमें तो कुछ भी नहीं करना। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहे हैं। लिस्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स जो भी है, उसकी आपको क्या बतानी है, कुछ प्रॉपर्टीज बतानी है। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज किस तरह से होती है। सी, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी ये कंटिन्यूअस कर्व में होती है। सबसे पहला तो यही है, ईच लाइन इज अ क्लोज एंड कंटिन्यूअस कर्व। क्लोज देखो, क्लोज भी है, देखो ये क्लोज कर्व है, कंटिन्यूअस कर्व है, कहीं पे ओपन नहीं हो रहा है। प्लस ये जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वे अगर बार मैग्नेट के अंदर अगर हम देखें तो कहाँ सब जगह पे कैसा होगा, यूनिफॉर्म होने वाला है। मतलब बार मैग्नेट के अंदर ऐसा नहीं होगा कि अच्छा यहाँ ज्यादा है, अंदर की तरफ अगर देखोगे तो ऐसा नहीं होगा कि इस पॉइंट पे ज्यादा है मैग्नेटिक फील्ड, इस पॉइंट पे कम है। इसके अंदर अगर आप देखोगे तो हमेशा क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, मतलब कि यूनिफॉर्म होने वाला है। नाउ दे ओरिजिनेट फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड टर्मिनेट एट द साउथ पोल। एज आई टोल्ड यू कि ओरिजिनेट कहाँ से होने वाली है, नॉर्थ पोल से, और जाकर मिलने कहाँ वाली है, देखो साउथ पोल पे। देखो कहाँ से जा रही है, नॉर्थ पोल से निकल रही है और कहाँ जाके मिल रही है, साउथ पोल पर जाकर मिल रही है। उसके अलावा कुछ कुछ चीजें आई होप कि आपको इसको देख के समझ में आ रही होगी कि मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो पोल्स के ऊपर देखो क्या होगा, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। मैग्नेटिक फील्ड पोल्स पर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। पोल्स पर स्ट्रॉन्गर क्यों है भाई, पोल्स पर ही तो देखो सारे के सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत ज्यादा कलेक्टेड है। जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ कलेक्टेड होगी इसका मतलब उतना ही ज्यादा यहाँ पर क्या लगेगा, फोर्स लगने वाला है। दैट मीन्स कि मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो पोल्स के ऊपर बहुत ज्यादा होगा, वो स्ट्रॉन्ग होगा पोल्स के ऊपर, और बाकी सब जगह पे थोड़ा सा वीक होगा एज कम्पेयर टू द पोल्स। ऐसा नहीं कि पूरा वीक होगा, लेकिन पोल्स के कंपेरेटिवली थोड़ा सा वीक होने वाला है। नाउ दे विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, एज आई टोल्ड यू अभी कि भाई यहाँ पर ये इनको इंटरसेक्ट नहीं करना है, ये कभी भी एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करती है। क्यों नहीं करती है इंटरसेक्ट, तो जैसे ही दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे से इंटरेक्ट करने लगेगी तो इंटरसेक्ट करने की वजह से क्या हो जाएगा, इंटरसेक्ट किया, एक दूसरे को कट किया उन्होंने, उस कट करने की वजह से एक ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन दो डायरेक्शन शो करेगी। अब सोचो एक ही फील्ड लाइन दो डायरेक्शन कैसे शो कर सकती है, तो एक ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन जब दो डायरेक्शन शो नहीं कर सकती इसका मतलब क्या हुआ, ये एक दूसरे से कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करने वाली है, कभी भी एक दूसरे को काटने वाली नहीं है। चलो दे आर क्राउडेड नियर द पोल्स, डेफिनेटली नियर पोल्स के पास में बहुत ज्यादा क्राउडेड होती है, और मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो पोल्स के ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। दे अफेक्ट द मैग्नेटिक कंपास निडल। अब ये मैग्नेटिक कंपास के निडल को भी अफेक्ट कर जाती है। क्यों कर जाती है, तो एक बार मैग्नेट है और एक हमारी है मैग्नेटिक निडल, कंपास की जो निडल है वो है। दैट मीन्स क्या होगा, ये भी अपना एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी, ये भी अपना एक मैग्नेटिक फील्ड बनाने वाली है। तो जब दोनों के मैग्नेटिक फील्ड जो है एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करेंगे तो उस इंटरैक्शन की वजह से एक लगेगा फोर्स, और वो फोर्स किस पे लग जाएगा, निडल पे लग जाएगा। तो मैग्नेटिक कंपास की जो निडल है वो डिफ्लेक्ट करने लग जाएगी। ठीक है, चलिए वाई डोंट टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट ईच अदर। देखो ये अभी बताया था कि मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स जो है वो एक दूसरे से इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती है, तो जैसे ही वो एक दूसरे से इंटरसेक्ट करेगी तो एक ही फील्ड लाइन जो है वो दो डायरेक्शन शो करेगी, और वो दोनों डायरेक्शन एक ही फील्ड लाइन शो नहीं कर सकती, इन एनी केस वो नहीं कर सकती। सो नो टू फील्ड लाइंस आर फाउंड टू क्रॉस ईच अदर। इफ दे डिड, अगर वो कर लेती है, इट वुड मीन दैट एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन द कंपास निडल वुड पॉइंट टुवर्ड्स टू डायरेक्शन। जैसे जहां पर इंटरसेक्शन होगा, इंटरसेक्शन की वजह से उस पॉइंट के ऊपर दो डायरेक्शन में शो करेंगी। अब जब निडल है दो डायरेक्शन कैसे शो कर सकती है भाई, निडल तो एक ही तरफ जा सकती है, दोनों डायरेक्शन में जा नहीं सकती एट सिंगल टाइम। जब नहीं जा सकती इसका मतलब है ये पॉसिबल नहीं है, और ये पॉसिबल नहीं है इसका मतलब कोई भी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कभी भी नहीं करने वाली है एट एनी कॉस्ट। किसी भी रीजन से वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। चलिए द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, consider a circular loop of wire lying in the plane of the table. Let the current pass through the loop clockwise. Apply the right hand rule to find out the direction of the magnetic field inside and outside the loop. आपको क्या करना है, एक कंसिडर करना है एक लूप ऑफ वायर लाइंग ऑन द प्लेन ऑन द टेबल। एक टेबल के प्लेन के ऊपर एक लूप ऑफ वायर आपको कंसिडर करना है। देखो किस तरह से करना है, तो ये हमारे पास टेबल है, टेबल के ऊपर सपोज मैंने ये लूप ऑफ वायर जो है ये कंसीडर कर लिया, ठीक है, ये हमने ले लिया। उसके बाद क्या बोल रहा है क्वेश्चन, लेट द करंट पास थ्रू द लूप क्लॉकवाइज। उस लूप के अंदर क्या करना है, क्लॉकवाइज जो है, क्लॉकवाइज का मतलब इस डायरेक्शन के अंदर आपकी करंट जो है वो फ्लो करनी चाहिए।
तो ये क्लॉकवाइज क्या हो रहा है, करंट की डायरेक्शन फ्लो हो रही है, ठीक है। इसके बाद अप्लाई द राइट हैंड रूल टू, राइट हैंड रूल मतलब मैक्सवेल का राइट हैंड रूल, मैक्सवेल्स राइट हैंड रूल टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड द लूप। इनसाइड और आउटसाइड द लूप में आपको क्या बताना है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बतानी है। सो आई होप कि आपको ये चीज पता होगी किस तरह से करना है, बिकॉज जब हमने पढ़ा था एक कॉइल के अंदर, सर्कुलर कॉइल के अंदर जब हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ा था, तो हमने ये चीज भी पढ़ी थी कि इसके जो रूल्स लगाने हैं, देखो यहाँ देखो इस तरफ जब करंट जाएगी तो हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो किस तरफ से जाने वाली है, अंदर की तरफ क्या होने वाली है, बाहर की तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो कैसे होने वाली है, वो सारा कुछ बताना है। तो देखो जब हमारा जब हम इसको लेंगे, मतलब इसकी जब हम राइट हैंड थंब रूल हम जिसको यूज करेंगे, तो देखो करंट की डायरेक्शन कहाँ जा रही है, करंट जा रही है ऊपर की तरफ, करंट कहाँ जा रही है, देखो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस तरफ जाएगी, अंदर की तरफ मूव कर रही है, ये अंदर की तरफ जा रही है। तो जब हम बात कर रहे हैं इस लूप के अंदर की तरफ, लूप के इनसाइड में बात कर रही हूँ जब मैं, भाई ये हमारा लूप है, इस लूप के अगर इनसाइड में यहाँ बात करेंगे, अगर हम इस लूप के यहाँ बात कर रहे हैं अगर हम, तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो इनसाइड में जा रही है, अंदर की तरफ जा रही है। और अगर मैं इस लूप के बाहर की तरफ बात करूं, तो इस लूप के बाहर की तरफ क्या हो जाएगा, तो देखो यहाँ पर देखो करंट यहाँ पे इस तरफ गई, यहाँ पे अंदर की तरफ है, लेकिन जैसे घूम के आएगी तो क्या हो जाएगा, बाहर की तरफ आएगी। मतलब इस लूप के बाहर के साइड, मतलब ये जो पोर्शन है बाहर के साइड वाला जो पोर्शन है, लूप के बाहर के साइड वाला जो पोर्शन है, वहां पर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो खुद भी बाहर की तरफ आ रही है। मतलब अगर हम इस लूप के इनसाइड की बात करें, लूप जो है सपोज ये हमारा लूप है और मैं इसके अंदर की तरफ यहाँ अगर मैं बात कर रही हूँ, तो क्या होगा, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो अंदर की तरफ मूव करेगी और आउटर साइड से क्या हो जाएगा, बाहर की तरफ आ जाएगी। सो द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैव बीन शोन इन फिगर, भाई इसके अंदर हमने बता ही दिया है वैसे तो, बट एज पर राइट हैंड रूल we find that inside the loop, अंदर की तरफ जो लूप के अंदर की तरफ, the magnetic field lines are directed perpendicular to the plane of the paper in the inward direction. Outside the loop, magnetic field lines are directed out of the plane of paper. पेपर के आउटसाइड में जा रहा है, ऑब्वियसली जा रहा है, देखो कैसे जा रहा है, यहाँ पर भी देखो जैसे ही हम इसके डायरेक्शन नीचे की तरफ लेंगे, तो यहाँ इस तरफ जब जाएगा तो ये अंदर की तरफ जा रहा है, मतलब कि क्या हुआ, पेपर के अंदर की तरफ क्या जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चलेगी। जैसे ही मैं ऐसे ले रही हूँ, इसको घुमा के देखो वापस लेकर आऊंगी, तो क्या होगा, बाहर की साइड से मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखो फिर बाहर की तरफ आ रही है। तो लूप के अंदर की तरफ अगर आप देखोगे तो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो अंदर की तरफ मूव कर रही है, और लूप के आउटर साइड में अगर देखोगे दैट मीन्स कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वहां से बाहर की तरफ आ रही है। ठीक है, आई होप कि ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मैग्नेटिक फील्ड इन अ गिवन रीजन इज यूनिफॉर्म, ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ टू रिप्रेजेंटेड। आपको ये बताना है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है एक गिवन रीजन के अंदर क्या होता है, यूनिफॉर्म होती है। मतलब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि सपोज अगर मैं इस फील्ड की बात कर रही हूँ, मेरे पास इतना सारा इतना ये फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड जो है इसके अंदर इस पोर्शन में तो ज्यादा है, इस पोर्शन में थोड़ा सा कम है। इज इट पॉसिबल? बिल्कुल नहीं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है वो यूनिफॉर्म होती है, और मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो भी यूनिफॉर्म होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। दैट मीन्स कि किसी भी पॉइंट पे अगर आप लेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सारे ही पॉइंट्स पे सिमिलर आने वाला है, वो चेंज नहीं होने वाला है। द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय पैरेलल इक्विडिस्टेंट लाइंस ऑफ इक्वल लेंथ एज शोन इन फिगर। जब हम बात कर रहे हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की, दैट मीन्स कि हमें इसको शो कैसे करना है, इस तरह से शो करना है, मतलब कि पैरेलल लाइंस में हमें उसको शो करना है। जैसे कि हमने एक लूप के अंदर देखा था, जब हम लूप की बात करते हैं तो क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है बेसिकली सर्कुलर में आती है, कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में आता है, लेकिन जब हम इसके अंदर की तरफ बात करेंगे तो हमें पता है कि इसके अंदर की तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन रही है वो फील्ड लाइंस पैरेलल होती है और स्ट्रेट होती है, और हम यही तो बोलते हैं कि पैरेलल और स्ट्रेट है। इसका मतलब इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सब जगह पर इक्वल है, कहीं पर भी ज्यादा या कम नहीं है। द सेम थिंग इज विद द हियर इन द हियर, कि यहाँ पर भी क्या होगा, देखो यहाँ पर भी ये जो फील्ड लाइंस बनी है ये पैरेलल है, इक्वल डिस्टेंस पर है। दैट मीन्स कि क्या हुआ, जब ये इक्वल डिस्टेंस पर है, पैरेलल है, इसका मतलब है कि ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, चलिए, सो the next question is choose the correct option. The magnetic field inside a long straight solenoid carrying current. एक सोलेनॉइड है जिसके अंदर करंट कैरी हो रहा है, उसके अंदर का मैग्नेटिक फील्ड बताना है कि कैसा होने वाला है। इसमें से आपको ऑप्शन चूज करना है। देखो फर्स्ट क्या है, इज जीरो। क्या इसके अंदर का मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगा? क्या सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है, देखो जो लाइंस जा रही है, क्या वो जीरो हो चुका है, या डिक्रीजेस एज वी मूव टुवर्ड्स इट्स एंड?
जैसे ही हम इसके एंड की तरफ जाएंगे तो क्या मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, मतलब हम स्टार्टिंग पॉइंट पे तब तक मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है, लेकिन जैसे ही हम एंड पॉइंट पे आए तो मैग्नेटिक फील्ड धीरे 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 डिक्रीज हो गया, इज इट? या फिर इंक्रीजेस एज वी मूव टुवर्ड्स इट्स एंड, जैसे जैसे हम एंड की तरफ जाते हैं वैसे वैसे या तो इंक्रीज हो जाता है या फिर इज द सेम एट ऑल द पॉइंट्स। भाई हमने लास्ट क्वेश्चन में भी क्या देखा है कि मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो किसी भी एक करंट कैरिंग, चाहे कॉइल ले लो चाहे वो सोलेनॉइड ले लो, सबके अंदर यूनिफॉर्म होता है। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होगा, सब जगह पर बराबर होगा। दैट मीन्स कि इसका आंसर क्या होने वाला है, इज द सेम एट ऑल पॉइंट्स। तो ये जो आंसर है ये क्या होगा, ये सारी जगह पर जो है सिमिलर रहने वाला है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अब सोलेनॉइड के अगर अंदर की तरफ बात करोगे, इन कॉइल्स के अंदर की तरफ की बात करेंगे, दैट मीन्स कि इसके अंदर यूनिफॉर्म होगा और इसके सारे पॉइंट्स के ऊपर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ अ प्रोटॉन कैन चेंज व्हाइल इट मूव फ्रीली इन अ मैग्नेटिक फील्ड। जब हम प्रोटॉन को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर फ्रीली मूव करवाते हैं तो हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि चेंज हो सकती है। कौन सी प्रॉपर्टी चेंज होगी, तो एक हो सकती है वेलोसिटी, दूसरा हो सकता है मोमेंटम। एंड देखो क्वेश्चन में गिवन भी है देयर मे बी मोर देन वन करेक्ट आंसर, दैट मींस ऑब्वियसली एक से ज्यादा ही आंसर होंगे करेक्ट। तो देखो मास इसका चेंज नहीं हो सकता, मास तो किसी भी चीज का चेंज नहीं हो सकता, मैग्नेटिक फील्ड में क्यों नहीं हो, कहीं भी हो मास थोड़ी ना चेंज होता है। वेलोसिटी चेंज हो सकती है, स्पीड चेंज नहीं होगी, मोमेंटम चेंज हो सकता है। वेलोसिटी क्यों चेंज हो सकती है, वेलोसिटी और स्पीड में डिफरेंस क्या है बेसिकली, तो भाई स्पीड जो होती है उसके अंदर डायरेक्शन नहीं होती, लेकिन वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी जिसके अंदर क्या होता है, डायरेक्शन भी होती है। मैग्नीट्यूड के साथ साथ में डायरेक्शन भी होगी, इसका मतलब इसका वेलोसिटी चेंज हो सकती है और मोमेंटम चेंज हो सकता है जब प्रोटॉन को हम किसमें रखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन एक्टिविटी 13.7। भाई हमें एक्टिविटी का तो नहीं पता, लेकिन हाँ ये एक्टिविटी जरूर थी 13.7 में, इसी एक्टिविटी के बारे में बात की गई है। सो इस एक्टिविटी में हाउ डू वी थिंक द डिस्प्लेसमेंट ऑफ रॉड ए बी विल बी अफेक्टेड। जो रॉड है इसका डिस्प्लेसमेंट किस तरह से अफेक्ट होगा ये आपको बताना है इस एक्सपेरिमेंट के अंदर। जो ये 13.7 का जो भी ये आपका एक्टिविटी थी इसके अंदर आपको ये बताना है कि ये जो रॉड है इसका डिस्प्लेसमेंट किस किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसका डिस्प्लेसमेंट देखो किस पे डिपेंड करेगा, कैसे इफेक्ट होगा, करंट इन रॉड ए बी इज इंक्रीज। जो ये रॉड है अगर मैं इसके लिए करंट जो है इंक्रीज कर दूं तो क्या इफेक्ट होगा इसके ऊपर, या फिर स्ट्रॉन्गर हॉर्सशू मैग्नेट इज यूज्ड, इससे भी ज्यादा अगर स्ट्रॉन्ग हॉर्सशू मैग्नेट हम यूज कर ले तो इसके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, या लेंथ ऑफ द रॉड ए बी इज इंक्रीज, अगर मैं इसकी लेंथ को इंक्रीज कर दूं तो क्या फर्क पड़ेगा। तो देखो जब इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट की बात आएगी दैट मीन्स इसके ऊपर क्या लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है। फोर्स कब लगेगा, यहाँ हमारे पास एक हॉर्सशू मैग्नेट है, इसका मैग्नेटिक फील्ड है, ये बार मैग्नेट है, इस बार मैग्नेट का भी एक मैग्नेटिक फील्ड है, दो मैग्नेटिक फील्ड है एक साथ में। बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड का सॉरी बार मैग्नेट नहीं है, कंडक्टर है ये। कंडक्टर के अंदर जब हम करंट को फ्लो करवा रहे हैं तो उस करंट की वजह से भी क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। दो मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों के बीच में क्या होगा, इंटरेक्शन होगा। उस इंटरेक्शन की वजह से क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा। इंटरेक्शन की वजह से लगा एक फोर्स, फोर्स का हमारे पास एक फॉर्मूला था BINL। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B, force is directly proportional to I and force is directly proportional to L। ठीक है, now the first thing, current in rod AB is increased। अगर हम इस रॉड के अंदर, अगर हम इस सर्किट के अंदर करंट को इंक्रीज कर देते हैं तो क्या फोर्स पे फोर्स इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। भाई फोर्स अगर इंक्रीज होगा दैट मीन्स की डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा, अगर फोर्स डिक्रीज हुआ तो डिस्प्लेसमेंट भी कम हो जाएगा। तो देखो करंट के साथ देखो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। करंट को अगर आप इंक्रीज करते हो तो फोर्स भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। करंट इंक्रीज हुआ तो फोर्स भी इंक्रीज हो गया, इस फोर्स के इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट भी इंक्रीज होने वाला है। सेकेंड इज अ स्ट्रॉन्गर हॉर्सशू मैग्नेट इज यूज्ड। अगर मैं इससे ज्यादा हॉर्सशू मैग्नेट जो है वो स्ट्रॉन्गर यूज करती हूँ, इससे भी ज्यादा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बढ़ जाएगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हुआ तो क्या फोर्स पे इफेक्ट पड़ेगा, डेफिनेटली पड़ेगा। पॉजिटिव पड़ेगा या नेगेटिव पड़ेगा, तो भाई जब हम बात कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड की, मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज किया तो फोर्स भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और फोर्स इंक्रीज होगा तो डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ जाएगा। द लास्ट थिंग इज लेंथ ऑफ द रॉड ए बी इज इंक्रीज। अगर जो ये रॉड है ए बी, इसकी अगर मैं लेंथ को इंक्रीज कर दूं तो क्या होगा,
तो भाई इसकी जब आप लेंथ को इंक्रीज करते हो तो देखो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑल्सो, दैट मीन्स कि लेंथ को बढ़ाने के बाद भी क्या हो जाएगा, जो फोर्स है वो बढ़ जाएगा और इसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। तो सिर्फ इससे याद रखना है फोर्स इज इक्वल्स टू BIL मतलब बिल, और इस बिल का मतलब क्या हुआ, तीनों में से किसी भी एक क्वांटिटी को अगर हम इंक्रीज कर देंगे तो फोर्स भी इंक्रीज होगा, और उस फोर्स के इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा, फोर्स के इंक्रीज होने की वजह से ही आपका डिस्प्लेसमेंट जो है वो बढ़ जाएगा, अगर फोर्स को डिक्रीज कर दिया तो डिस्प्लेसमेंट भी कम हो जाएगा। सो आई होप कि ये चीज आपको क्लियर होगी। चलिए, सो ऑलमोस्ट हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। एक लास्ट वीडियो हम लेंगे बिकॉज ये बहुत ज्यादा क्वेश्चंस एक वीडियो में नहीं लेने हैं। सो क्यों नहीं लेने, आप भी बोर हो जाएंगे उसको पढ़ते पढ़ते, इसलिए जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, एंड दैट विल बी द लास्ट वीडियो फॉर दिस चैप्टर। थैंक यू सो मच।